नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम की टीम ने विजयनगरम मार्केट के अवैध दुकानों को किया सील। दीपावली पर्व के दृष्टिगत विद्युत झालरों के सजे बाजार, लोग कर रहे खरीदारी। धनतेरस से 5 दिनों तक इस वर्ष मां स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का होगा दर्शन। धनतेरस पर खजाने का किया जाएगा वितरण। और बीएचयू एमएमवी में लोकल फॉर वोकल के तहत लगाया गया कारीगर बाजार। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की टीम ने विजयनगरम मार्केट की अवैध दुकानों को सील किया। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र के विजयनगरम मार्केट में दुकानों पर अवैध निर्माण को लेकर एक और काफी लंबे समय से नगर निगम प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अवैध निर्माण को तोड़े जाने की बात कही जा रही थी। वहीं दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों को न तोड़े जाने के बाद आज वाराणसी के नगर निगम प्रशासन ने पुलिस बल के साथ ही अन्य आला अधिकारियों को लेकर विजयनगरम मार्केट में पहुंचकर निरस्त किए गए दुकानों में से 4 दुकानों को सील किए जाने की प्रक्रिया चालू की गई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगरम मार्केट में दुकानों के आवंटन के बाद मूल आवंटन के बदले कई मंजिले होटल के बनाए जाने के बाद नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। इसके तहत अपर नगर आयुक्त राजीव राय के द्वारा एडीएम वाराणसी व नगर निगम के प्रवर्तन दल के अलावा वाराणसी नगर के पुलिस विभाग की पूरी टीम के लोग विजयनगरम मार्केट में पूरे दलबल के साथ पहुंचे। इसके बाद नगर निगम के विजयनगरम मार्केट में मॉडल शॉप के अलावा 3 अन्य दुकानों को सील किया व अन्य दुकानदारों को कुछ मोहलत देकर छोड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद विजयनगरम मार्केट में दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति रही। किसका नौकरी करते हैं हाँ तो पहले 21 हो जाएगा, 21 तक करवा चाहिए। देखिए, ये नगर निगम की आवंटित दुकानें थी जिसको किराए पे दिया गया था। इसका एक अनुबंध आज से बच्चों से दिया गया था जिसमें 11 महीने की किराएदारी थी। उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। अनुबंध किसी ने कोई रिन्यू नहीं कराया। उसके बाद उसकी शर्तें थी कि आप इस पर कोई निर्माण नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, आपके सामने दुकानें हैं। दुकान का स्वरूप एक छोटा सा था। उसके ऊपर 2-2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। उसके ऊपर गेस्ट हाउस चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं। ये सारे अवैध हैं। इसको देखते हुए नगर निगम ने ये डिसीजन लिया कि जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाएंगे और जो भी अवैध दुकानें हैं ऐसे उनको निरस्त किया जाएगा। पहले फेज में हम लोगों ने 18 दुकानों का निरस्तीकरण किया है। निरस्तीकरण की नोटिस जो आदेश है वो हमने सभी दुकानदारों को सर्व कराया। उसके बाद भी उनसे कई राउंड वार्ता की गई और यह मौका दिया गया कि आप अपना अवैध निर्माण स्वयं गिराएं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों ने असहमति व्यक्त की है कि हमें मौका दिया जाए, हम स्वयं गिरा लें। जिन लोगों ने ऐसा कहा है उनका हम सील नहीं कर रहे हैं। उनकी जो अवैध निर्माण की जो एरिया है उसको सील कर रहे हैं, पूरे दुकान को सील नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे की जो एरिया है वो उनका अभी फ़िलहाल वो यूज़ करेंगे और अपना ऊपर का जो अवैध निर्माण है वो गिरा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं किया और ऐसे वो अंततः कहते रहे कि ये सारा निर्माण वैध है और हम वैध ही हैं, तो उनका जो है पूरी दुकान सील की जा रही है। वर्तमान में 18 में से 4 दुकानें जो है हम सील कर रहे हैं और 14 दुकानें जो है 14 दुकानों में जो भी अवैध निर्माण है उसको सील कर रहे हैं। यह कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में इसके अलावा जहाँ भी अवैध निर्माण है और सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया आप जो है अवैध निर्माण को अपने स्तर से ही हटा लें क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं जन सामान्य के लिए भी खतरे का विषय है। देखिए, आप बहुत देख सकते हैं बहुत ही सकरी दुकानें हैं। इसमें 3-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनी हुई है
इस पे लोग आके रह रहे हैं, गेस्ट हाउस होटल की तरह चला रहे हैं इनको, ये कहीं से भी बैन नहीं किया जा सकता, कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। कुछ पूर्व के अधिकारी भी हैं जो सीलिंग की कार्रवाई जी पूर्व के अधिकारी भी हैं क्या जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है? ये पूर्व के अधिकारी नहीं, ऐसा कोई पूर्व के अधिकारी का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक पता चला जो दुकान नंबर 41 था, जिसके जब हम सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, जहाँ पे बाहर चलाया जा रहा था, तो वहाँ ये पता चला कि वो आर्मी में भी जॉब करते हैं उनके बेटे, और वो जो रिटायर्ड व्यक्ति एक आर्मी के दरोगा रिटायर्ड थे, उनकी दुकान में रखा हुआ था। फिर खैर उसके बाद वो दुकानें सील कर दी गई। हमारे साथ पूरी पुलिस टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, सारे लोग हैं यहाँ पे, और बिल्कुल निस्संदेह आपको मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल मेरिट के बेसिस पे हर डिसीजन को लिया जाता है। आगे भी ऐसी कार्रवाई चल और ऐसे आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती है। पुनः आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी दुकानदार लोग हैं, हम सभी लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। पर्पज सिर्फ यही है कि कृपया अपना अवैध निर्माण हटा लें, क्योंकि वो आज नहीं कल आपके लिए ही खतरा है, सबके लिए खतरा है। अवैध निर्माण हटा लें। हम आपकी दुकान के पीछे नहीं है, हम आपको कोई भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अवैध निर्माण हटा लें। दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजार सज गए हैं, जहां लोग खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। दीपावली के पर्व को लेकर बाजारों में सजावट के सामानों की बिक्री बढ़ने लगी है। पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार में एक से बढ़कर एक सजावट की सामग्री की बिक्री हो रही है। बाजार में दीपावली से पहले कैंडल और इलेक्ट्रॉनिक दिए की मांग बढ़ गई है। दीपावली से पहले अचानक बढ़ी मांग से दुकानदार और व्यापारियों के चेहरे पर रौनक छाई है। डिमांड देखते हुए दुकानदार दीपावली पर अच्छी बिक्री होने का अनुमान लगा रहे हैं। वाराणसी में दीपावली को खास बनाने के लिए घरों की साफ सफाई के साथ ही सभी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। ऐसे में इस बार दिवाली में प्रकाश बिखेरने के लिए मार्केट में रंग बिरंगी झालरों के साथ कई प्रकार के सजावट की सामग्री आई है। इनकी खरीदारी के लिए मार्केट में ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। ग्राहकों की बढ़ती भीड़ से दुकानदार और व्यापारी खुश हैं और उन्हें दिवाली पर अच्छी बिक्री होने की उम्मीद जग गई है। इसके साथ ही नवरात्रि से ही शहर में जहां विभिन्न स्थान पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं, शहर में झालरों का एक आकर्षक स्वरूप उभर कर जनता के बीच आना प्रारंभ हो जाता है, जो कि पूरी देव दीपावली तक चलता है। और इस वक्त वाराणसी के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर अभी से झालरों से सराबोर नजर आने लगे हैं। चाहे वो बहुमंजिली इमारत हो या प्रतिष्ठान, सभी पर झालरों से सजावट की जा रही है। चाइनीज झालर डिमांड को लेकर बड़ी पियरी के दुकानदार राम कुमार एवं शंकर सिंह ने बताया कि बनारस के झालर बाजार में इस बार चाइनीज झालर की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये झालर आम झालरों के मुकाबले काफी सस्ती होने के कारण पसंद की जा रही है। इसके साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस और बिजली की खपत दोनों बहुत कम है। इससे ग्राहक इन चाइनीज झालरों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। ये अमूमन 40 से लेकर 250 रुपए तक के हैं। इनमें 15 मीटर से लेकर 60 मीटर तक की झालर है। बड़ी पियरी मार्केट में खरीदारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि दीपावली पर्व को बड़े जोश के साथ हम मनाते हैं और अपने पूरे घर को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाते हैं। मार्केट में झालर लेने आए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई पर कहा कि महंगाई तो है, पर उसको नजरअंदाज करते हुए हम लोग त्योहार को मनाएंगे। वहीं जब केटीवी की टीम ने पूछा कि पहले जो अपने स्वदेशी झालर बनते थे उनको क्यों नहीं ले रहे, उस पर उनका कहना था कि जो हमारे देश में मिल रहा है उसी को हम ले पा रहे हैं। हालांकि स्वदेशी झालर बनना शुरू हुआ है, पर अभी उतने ज्यादा मात्रा में मार्केट में नहीं है। फिलहाल तो ये चाइनीज झालर है जिसे हम लोग खरीद रहे हैं। शिवशंकर जी, इस वर्ष किस तरह की बिक्री वगैरह चली, क्या रेंज आया है आपके पास? रेंज हमारे पास 35 रुपये से लेकर 400 रुपये तक रेंज का है। तो चाइना की ज़्यादा डिमांड है या इंडियन झालर बिक रही है? चाइना इंडियन कम है, चाइना बिक रहा है ज़्यादा। क्या खासियत क्या है कि खासियत है वो सस्ता है, आराम से लोग ले आकर लगा दे रहे हैं। दीपावली 2 दिन के लिए है। तो चाइना माल कितने का बिक रहा है? चाइना आपका है 65 रुपये से लेकर शुरू हुआ है, 50 रुपया है। इंडियन 60 रुपया है, 80 रुपया है। खासियत क्या खूबसूरती का कारण है या क्यों चाइना लोग पूछते हैं? चाइना ये है कि इजी है, फट से लगाए अपना चल दिए, और इसमें है बनवाइए फिर खराब हुई, इसको 2 दिन का दीपावली लोग लगा के ख़त्म करते हैं काम। तो नया इस रेंज इस वर्ष आया है आपके पास कुछ? हाँ, रेंज आया है हमारे पास। तो बिक्री वगैरह कैसी है? बिक्री बहुत डल है, महंगाई की वजह से बहुत डल है। अभी डल चल रही है। डल चल रहा है। क्या लगता है दीपावली पर बिक्री होगा ना?
बिक्री देखिए अष्टम पष्टम चल रहा है, जहाँ 100 रुपये बिक्री होना चाहिए वहाँ 25 रुपये हो रहा है। ये मान लीजिए आप, जहाँ 50,000 होना चाहिए वहाँ 10,000 का 8,000 का बिक्री हो रहा है। मतलब काम चल रहा है, काम दस चल रहा है। राम कुमार जी, इस वर्ष दीपावली पर क्या है, किस तरह की झालर आपने मंगाई? दीपावली पर सबसे बड़े बल्ब आया है इंडियन झालर। इसकी रोशनी बहुत तेज़ है और देखने में भी अच्छा है और टिकाऊ भी है और रेट भी बहुत कम है। कितने से कितने रेंज के झालर हैं आपके पास? 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की झालर आए हैं। इसका डिमांड ज़्यादा है? डिमांड ये सबका ज़्यादा है, फैंसी आइटम है और सिंगल कलर मांग ज़्यादा है। अच्छा, ये है कि चाइना की झालर ज़्यादा बिक रही है या इंडियन? इंडियन वाला आइटम ज़्यादा खोज रहे हैं लोग। पहले से अब से इंडियन में कुछ फर्क आया है? हाँ, क्वालिटी में फ़र्क आ गया पहले से। पहले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं इंडियन का था, इसमें इंडियन की क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई है। बिक भी रहा है? बिक रहा है, लोग मांग भी रहे हैं, तो इस लगा भी रहे हैं। तो इस वर्ष कैसा त्यौहार बीतेगा, कैसा? ठीक है बिकेगा, बहुत अच्छा बिकेगा, जिससे हर साल बिकता है सब भी। अच्छा खासा माल बिक रहा है? हाँ, सब निकल रहा है माल। धनतेरस से 5 दिन तक मां स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का दर्शन होगा। धनतेरस पर खजाने का वितरण किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर 5 दिन कृपा बरसाएंगी। धनतेरस 10 नवंबर को निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और 5 दिनों तक श्रद्धालु स्वर्णमयी अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी ने बांसफाटक स्थित काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र के सभागार में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। महंत शंकरपुरी जी ने बताया कि धनतेरस के शुभ योग से देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में अपराह्न में माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी। आम भक्तों के लिए 1 बजे माता का पट खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष में सिर्फ 4 दिन भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता था, लेकिन इस साल 5 दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता का दर्शन होगा। धनतेरस 10 नवंबर को खजाना वितरण होगा। 14 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव के दिन लड्डुओं की झांकी सजेगी। वहीं रात्रि 11:30 बजे माता की महाआरती होगी। इसके पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वर्णमयी अन्नपूर्णा मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाएगा। ये ऐसा है कि जो अन्नपूर्णा मंदिर है, काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है और यहाँ स्वर्णमयी प्रतिमा विराजमान है। 3 देवियाँ हैं, जिसमें बीच में जो बैठी हुई हैं वो अन्नपूर्णा जी हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक तरफ भूमि जी बैठी हैं और बाबा विश्वनाथ भिक्षा मांग रहे हैं। और ये परंपरा हजारों साल पुरानी परंपरा है और यहाँ जब धनतेरस लगती है उसी मुहूर्त में, उसी काल में मंदिर के पट खोले जाते हैं। पहले पूजा अर्चना होती है, विधि विधान से खजाने की पूजा होती है। उसको पूजा अर्चना हो जाने के बाद में भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। इस वर्ष कितने तारीख को और कैसे इसका पूरा मतलब ये दर्शन कितने बजे से शुरू हो जाएगा? ये 10 तारीख को 1 बजे से भक्तों के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। करीब 11:15 से 11:30 बजे के बीच में मंदिर खोला जाएगा और दोपहर में 11:30 बजे करीब मंदिर खोला जाएगा, जिसमें 1 बजे तक पूजा चलेगी। 1 बजे के बाद आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और रात्रि के 11 बजे तक उनको खजाना और लावा जो वहाँ से मिलती है, परंपरा है अन्नपूर्णा मंदिर से, वो लोगों को मिलता रहेगा। पहले की अपेक्षा बैरिकेडिंग यहाँ से अन्नपूर्णा मंदिर से लेके गोदौलिया तक बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। शासन प्रशासन से इसके लिए चर्चा हुई है, कल मीटिंग भी हुई थी, उसमें लोगों ने एग्री किया है। और दूसरा रास्ता ये है कि काल का जब लोग दर्शन करते हुए आएंगे बांसफाटक गोदौलिया से बांसफाटक होते हुए आएंगे कोतवालपुरा, 1 नंबर गेट से पब्लिक आएगी और ढूंढीराज होते हुए अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रथम तल पे जाएंगे लोग, वहाँ दर्शन करने के बाद में नीचे आएंगे और प्रसाद ऊपर से लेते हुए कालका गली होते हुए और दशाश्वमेध की तरफ, और किसी को 2 नंबर गेट की तरफ जाना है तो कालका गली काली जी का रास्ता पकड़ के चितरंजन पार्क की तरफ लोग भी जा सकते हैं। ये 2 रास्ते जाने के मार्ग हैं और एक रास्ता है जो जो बांसफाटक से आता है, उसी से ही सभी को दर्शन मिलेगा। गुरुजी, कितने दिनों का ये दर्शन होगा? कितने दिनों तक लोग लावा का प्रसाद और मां का सर्व प्रतिमा का दर्शन? ऐसा है, इस बार जो धनतेरस लग रही है वो 1 दिन पहले आ रही है, शाम को आ रही है, दोपहर में आ रही है। दोपहर में आने के कारण इसलिए दोपहर को मंदिर खोला जा रहा है
इस बार 4.5 दिन करीब भक्तों को दर्शन मिलेगा और 12 बजे से जो पूजा जब हमारी ख़त्म हो जाएगी पूरी पूजा अर्चना खजाने की, तो 1 बजे से दोपहर में भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा और उन लोग के लिए खजाना मिलेगा, माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। जिसको भी आना है वो 1 बजे के बाद आएँ और लाइन में लगें और प्रसाद लेके अपने गंतव्य की ओर जाएं। देखा जाए तो अन्नपूर्णा मंदिर अति प्राचीन है और ये परंपरा पूरे भारत में देखा जाए, विश्व में देखा जाए, एक इकलौता मंदिर है जो अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ 3 देवियाँ विराजमान हैं, स्वर्णमयी प्रतिमा है और ये परंपरा है। ऐसे तो देखा जाए कि भारत के अंदर अनेक जगह मंदिर हैं। अभी अयोध्या में अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना हो रही है। देखा जाए तो त्योरा में है, कानपुर में देखा जाए, आगरा के पास त्योरा, वहाँ भी अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ देखा जाए तो आपके साउथ में देखा जाए तो बरनाडू में अन्नपूर्णा मंदिर है। तो मंदिर तो तमाम जगह हैं। आप असम चले जाएं तो गुवाहाटी में भी अन्नपूर्णा मंदिर है तालाब के ऊपर। तो हर जगह है, अपनी अपनी परंपराएं हैं और हिंदू धर्म को देखते हुए लोग हिंदू धर्म के लिए जितनी भी आस्था में लोग जहाँ जहाँ से भी जाएं और खजाना प्राप्त करें, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, कहीं लाभ मिलता है लोग तो हर जगह पहुँचें। बीएचयू एमएमवी में लोकल फॉर वोकल के तहत कारीगर बाजार लगाया गया। महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रीता सिंह ने बताया कि महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने आज एक उत्कृष्ट कार्यक्रम त्योहार के रंग कारीगर के संघ की योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने कारीगर बाजार का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न कारीगरों ने अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया। ग्रामीण महिलाओं द्वारा लाख से बनी चूड़ियां, कपड़े, सजावटी सामान, सजावटी दिए, लकड़ी का काम और पत्थर का काम प्रदर्शित किया गया। सभी वस्तुओं को जनता द्वारा खूब सराहा गया। सबसे अधिक सराहनीय स्टॉल नेत्रहीन लोगों का था, जिन्होंने सजावटी मोमबत्तियां, दिए और कुछ घर में बनी नमकीनें प्रस्तुत की। प्रोफेसर रीता सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल होने पर जोर दिया। उनकी अपील ने हमारी छात्राओं को स्थानीय कारीगरों के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता बुनकर शाहिद जुनैद ने किया। 6 नवंबर को आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को जुनैद जी से प्रमाण प्राप्त हुआ। स्टॉल का अवलोकन रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह, प्रोफेसर ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा महिला महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं ने किया। हमारी छात्राओं ने जो त्योहार के रंग हैं वो कारीगर के संग सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रयास किया है। जो 29 अक्टूबर को मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि अपने त्योहारों को परंपरागत तरीके से अपने कारीगरों के साथ मनाइए, उनको वो ताकि वो भी और उनका परिवार भी सेलिब्रेट कर सके, इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। जो बनारस के जितने भी लोकल कारीगर हैं उनको डायरेक्ट बुलाया है और वो यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं, जिनको हॉस्टल से घर जाती हुई छात्राएँ भी परचेज़ कर रही हैं, इस चीज़ों को खरीदेंगी। और वो उनको एक खास इसमें यह है कि कई ऐसे संस्थान भी इसमें आए हैं, जैसे जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और कूड़ा बीनने वाले बच्चे जो कि इसमें अपना टाइम देके और कुछ चीज़ों को बनाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे महिला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और हम लोग इस बार नए तरीके से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, जो कि डायरेक्ट कारीगर से चीज़ों को बनाए होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो बिचौलिए हैं उन तक चीज़ें रह जाती हैं ना, जो खरीदने वाला, जो बनाने वाला व्यक्ति और जो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है उन तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता है। और हम लोग को ऐसे कारीगरों को प्रमोट करना चाहिए, उन चीज़ों को लेना चाहिए। सिर्फ लाइट जला देने से बहुत से त्यौहार घरों में अंधेरा रह जाएगा। तो हम इस तरीके के प्रोग्राम से इसे है कि उनके घर में भी रोशनी जले, जो कि दिए को बना रहे हैं। तो हम लोग अपना ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू एनएसयूआई के 3 सदस्यों पर फर्जी मुकदमा लगाने का छात्रों ने आरोप लगाया। बीएचयू एनएसयूआई के छात्रों ने विभिन्न मांगे की। छात्रों का आरोप रहा कि बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गन पॉइंट पर छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार मामले को लेकर एनएसयूआई संघर्षरत है। इस बीच एबीवीपी के द्वारा एनएसयूआई बीएचयू के इकाई अध्यक्ष राजीव नयन, राणा रोहित एवं सुमन आनंद पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिस परिषद कार्यकर्ता के नाम से SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, उसे ना हम लोग कभी मिले हैं, ना वो हम लोगों से। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा फर्जी है। इस दौरान छात्रों ने कहा कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार में शामिल अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिन बीए की छात्राओं से एबीवीपी ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उन सब का पुनः मेडिकल परीक्षण, बीएचयू मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और जिला प्रशासन की मेडिकल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में जल्द से जल्द कराई जाए। इन लोगों ने जो मेडिकल दिया है वो दूसरे व्यक्ति का है और फर्जी है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। एनएसयूआई, बीएचयू, एबीवीपी और बीएचयू प्रशासन दोनों को चुनौती देती है कि किसी भी झड़प, मारपीट और हिंसा में एनएसयूआई से जुड़े इन तीनों सदस्यों जिन पर फर्जी एफआईआर हुआ है, उसके साक्ष्य के रूप में वीडियो या फोटो जारी करे, क्योंकि जिस जगह पर घटना घटित हुई है वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में एलआईयू के लोग भी मौजूद थे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसे में अगर उनका आरोप बेबुनियाद और झूठ नहीं है तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। जी, पिछले दिनों बीएचयू के भीतर आईआईटी की छात्रा के साथ दुराचार हुआ था और उसके अभियुक्त आज 5वें दिन भी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के साथ हम लगातार जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल भी पूछ रहे हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। जो अभियुक्त हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, लेकिन जिला प्रशासन और बीएचयू प्रशासन इसमें नाकाम है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंबे अपना रही है। कभी दीवार की बात करती है, कभी अलग अलग विचारधाराओं के बीच में जानबूझकर लड़वाने की बात करती है। और हद तो तब हो गई जब हम एनएसयूआई के लोग जब पहले दिन से पीड़िता के पक्ष में खड़े होते हैं और मजबूती से सवाल उठा रहे होते हैं कि आपका पुलिस प्रशासन, आपका प्रोक्योरल बोर्ड, आपके कैंपस के भीतर जहां 2018 में कही गई थी कि सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे, वो अभी तक क्यों नहीं लगाए गए। तो आप कह सकते हैं कि इस तमाम सारी जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, इसको दबाने के लिए बीएचयू प्रशासन एबीवीपी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि एनएसयूआई शुरू से ही पहले दिन से लोकतांत्रिक ढंग से लगातार सवाल पूछ रही थी, चाहे वो कुलपति का पुतला दहन करना हो या फिर सद्भावना मार्च के थ्रू हमें एक मैसेज देना हो कि हम हिंसा के विरोध में खड़े हैं, हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं। तो प्रशासन क्योंकि वो जान रही है कि यहाँ अगर हम कुछ पॉलिटिकल लोगों को इस प्रकार से हरास कर देंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो हमारी जो सवाल, जो लोकतांत्रिक और जायज़ सवाल है, वो पूछना बंद कर देंगे, जो उनकी गलतफहमी है। तो उस एबीवीपी का सहारा लेती है। एबीवीपी जो भाजपा का छात्र संगठन है, कैंपस के भीतर उनके रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। लगातार आप कहेंगे तो लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, चाहे लूट का मामला हो विश्वविद्यालय में, या फिर एम्बुलेंस चालकों के अगवा करने का मामला हो, इनके बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें शामिल रहे हैं, जिसकी साक्ष्य हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस साक्ष्य में साफ तौर पे लिखा है कि इनके एसबीडीबी इकाई का उपाध्यक्ष उपकार दुबे बजरंगी कैसे देर शाम एक छात्रा के साथ त्रिवेणी के बाहर एलडी गेस्ट हाउस के करीब जाकर और उसके साथ हर वर्ग हरकत करता है जो कर सकता है, और उसका संरक्षण कर रही है एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री, जो अपने फेसबुक पेज में लगाती है कि ब्रांड बनल रहे। अपराधियों को पोषित करना, अपराधियों का संरक्षण करना एबीवीपी का काम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी के लोग एम्बुलेंस चालक को उठाते हैं, उसे अगवा करते हैं, उससे फिरौती मांगते हैं और उसको पुलिस पकड़ती है। एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री जो हॉस्टलों में, हॉस्पिटलों में लगातार मारपीट करता है, और इस वजह से उसे जो है, जो उसका नाम सत्यनारायण रघुवंशी छोटू है, वो लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहता है, और इसके लिए उसे छात्रावास से भी निलंबित किया जाता है। इसके साक्ष्य हम आपको मौजूद करा रहे हैं। हम चैलेंज देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को और एबीवीपी के लोगों को, एक भी साक्ष्य हम लोगों का न भूतो न भविष्यति
कहीं भी वो दिखा दे। इवेंट पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में हुआ है। लंका गेट पे कई सारे सीसीटीवी फुटेज लगे, आप मीडिया बंधु के लोग भी वहाँ शामिल थे, LIU के कई सारे लोग शामिल थे। आप सीधा बताएं कि अगर हमारा फुटेज में या फिर कहीं भी हमारी संलिप्तता नहीं है तो आप हमें क्यों फंसा रहे हैं। आपकी मांगे क्या है प्रशासन? हमारी मांगे सीधा और स्पष्ट है कि अगर हम गुनाहगार हैं, सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, जांच कराइए जल्द से जल्द, और अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें यहीं से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। SC/ST एक्ट के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। SC/ST एक्ट बहुत दुर्दांत अपराधी पे लगाया जाता है। आपने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। हम हमेशा महिलाओं के सम्मान में रहते हैं और ABVP का चरित्र क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हमने ऐसा कुछ कृत्य किया है तो जल्द से जल्द इसकी जांच हो और हमें गिरफ्तार किया जाए, और अगर नहीं किया गया है, अगर नहीं किए हैं तो सशर्त माफ़ी मांगे और इस मुकदमे को वापस ले, क्योंकि हम लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड ख़राब करने का और पॉलिटिकली डिमोटिवेट करने का जो इनका प्रयास है, हम इसमें कभी इनको सक्सेस नहीं होने देंगे। और हम लगातार लोकतांत्रिक पीड़िता के पक्ष में न्याय की आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम आज भी आपसे पूछ रहे हैं कि 5 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े हैं? आखिर आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? क्या ये आपकी खामोशी कुछ और तो बयां तो नहीं कर रही है? क्या इसके संपर्क कुछ बड़े लोगों से तो नहीं है? चौकाघाट सांस्कृतिक संकुल में लगे शिल्प मेले में लोगों की खूब भीड़ हो रही है। चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में शिल्प मेले में लगे हुए सहारनपुर के फर्नीचर मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले के संचालक अमन शर्मा ने बताया कि इस मेले में अपने पसंदीदा वुडन के फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी शॉल, कंबल, उत्तराखंड की सदरी, क्राफ्ट, राजस्थानी सूट, राजस्थानी ज्वेलरी, पंजाब की फुलकारी, पंजाबी जूती, कानपुर के लेदर बैग, गुजरात की बेडशीट, कुशन कवर, लकड़ी के घरेलू सामानों का संग्रह, बच्चों के लिए तरह तरह के खेल खिलौने, खाने पीने के विविध स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये मेला 11 नवंबर तक चलेगा। मेले में पधार कर इसका लाभ उठाएं। किस तरह का चल रहा है मेला इस समय? मेला बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी सब दुकानों में जितना सामान है सब अच्छे से खरीद रहे हैं लोग। तो फर्नीचर में क्या क्या रखे हैं आप? फर्नीचर में डाइनिंग है, सोफा सेट है और बहुत से आइटम है। तो फर्नीचर के अलावा भी इस मेले में क्या क्या आइटम है? इसमें कश्मीरी शॉल है, कश्मीरी सूट है और क्रॉकरी है और घर के सजावट का सामान है। तो काशी के सम्मानित ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो अपने घरों से यहाँ तक आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या क्या खास है इस मेले में? इस मेले में जैसे आपके कश्मीर से काफ़ी लोग आए हुए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े के अच्छे मूल्यों के सामान लेकर आए हैं। और एक मीनाकारी वाला सूट बहुत फेमस है। इसमें फर्नीचर के स्टॉल तो डुबा ही रहे हैं और इसके अलावा क्रॉकरी वगैरह का स्पेशल बहुत स्टॉल है। घर के सजावटी सामान वगैरह भी हैं। तो आप जितना आप आएंगे वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सजावट के लिए हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। कितने सजावटी सामान इस मेले में उपलब्ध हैं। तो कैसे समापन करेंगे इस मेले का? इस मेले का 10 नवंबर को समापन होगा। हर वर्ष की बात ही कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाएगा। तो ये मेला पूरी तरह से निःशुल्क है? ये मेला ये मान के चलिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पूरा निःशुल्क है। तो दीपावली का पर्व नज़दीक है तो इसके लिए भी कुछ भारी भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है मेले में? मेले में जैसे पब्लिक बहुत ज़्यादा आकर्षित है आने के लिए, तो भारी भीड़ को देखकर पवेलियन उस हिसाब से बनाए हुए हैं कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जी। काशी दुग्ध उत्पादक संगठन से बड़ी संख्या में महिला दुग्ध किसान जुड़कर डेयरी क्षेत्र का परिदृश्य बदलने के साथ निरंतर आगे बढ़ रही हैं। 20,000 से ज्यादा महिला दुग्ध किसानों के स्वामित्व वाली काशी दुग्ध उत्पादक संगठन ने यह घोषणा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक मात्र 2 साल के संचालन में वह 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर पूरा कर लेगी। मुख्य कार्याधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने यहां बताया कि संगठन की आय में ये 6 गुना वृद्धि होगी, क्योंकि 9 मार्च 2022 को संचालन शुरू करने के बाद पहले पूर्ण वर्ष 2022-23 संगठन ने 37 करोड़ रुपए की आय दर्ज की थी। चुपचाप अपना कर्म करते हुए हम महिला दुग्ध किसानों की एक ऐसी सेना बन गए हैं जो डेयरी क्षेत्र में बड़े बदलाव का संदेश लेकर आई है। आज
आज प्रेस वार्ता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, हम यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, तो हम 1,15,000 लीटर दूध इकट्ठा करने, प्रतिदिन दूध एकत्रित कर रहे हैं। तो उसी की खुशी साझा करने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिससे हम ये साझा कर सकें कि इस काशी संकुल की 20,000 महिलाएं जुड़कर एक नई सेना बना चुकी हैं, जो श्वेत क्रांति की नई पटकथा लिख रही हैं। तो इस कंपनी के जो मालिक हैं वो महिलाएं, इस क्षेत्र की 20,000 महिलाएं हैं। तो आप बात करेंगे, जब इस मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जो मालिक हैं वो महिलाएं हैं, तो मिल्क प्रोड्यूसर संगठन जो है उसकी जब मालिक होंगे तो जो भी लाभ होगा वो उन्हीं को दिया जाएगा और दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 90 पैसा उनकी जेब में जाता है, बाकी से बाकी खर्चे किए जाते हैं, जो कि किसी भी बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है कि इतना रुपया वापस किया जाए। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 37 करोड़ का कुल व्यवसाय किया था। इस साल हम 200 करोड़ का व्यवसाय का लक्ष्य रखा है, तो उसमें से 180 करोड़ रुपया इन 20,000 महिलाओं के बीच में जाएगा। क्या दूध ही है कि इनका और भी कोई प्रोडक्ट? अभी एकत्रीकरण जो कर रहे हैं वो हम दूध का कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के तौर पर हम बात करें तो सुविधाओं में हम पशु आहार, मिनरल मिक्सचर जो कि पूर्वांचल विशेष है, और वेटनरी सेवाएं, प्रमाणित चारा बीज और अन्य सलाहकार सेवाएं, प्रशिक्षण जो डेयरी प्रशिक्षण है आदि सभी दे रहे हैं। और मैं ये बताऊं, ये जो सब कुछ संभव हो पा रहा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का, उनके राज्य आजीविका मिशन का, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन का, और विशेषकर हमारे जो एनडीडीबी के चेयरमैन हैं डॉक्टर मिनेश शाह जी, उनके दूरदर्शी इसका एक विजनरी जो नेतृत्व हमें मिल रहा है, दूरदर्शी नेतृत्व मिल रहा है, उसका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ बताना भी चाहूँगा कि एनडीडीबी की जो संस्था है, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, एनडीएस जिसको हम बोलते हैं, उसके तकनीकी सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता था। हम उनका बहुत ही तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम लोग जो इस समय दूध एकत्रीकरण कर रहे हैं वो हम चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से कर रहे हैं। इन जिलों में हमने 5 अवशीतन केंद्र लगाए हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 1.5 लाख लीटर दूध इस समय है उनके अवशीतन केंद्र की क्षमता, और आज की डेट में हम 1,15,000 लीटर प्रतिदिन दूध एकत्रित कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम की टीम ने विजयनगरम मार्केट के अवैध दुकानों को किया सील। दीपावली पर्व के दृष्टिगत विद्युत झालरों के सजे बाजार, लोग कर रहे खरीदारी। धनतेरस से 5 दिनों तक इस वर्ष मां स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का होगा दर्शन। धनतेरस पर खजाने का किया जाएगा वितरण। और बीएचयू एमएमवी में लोकल फॉर वोकल के तहत लगाया गया कारीगर बाजार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।